हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले साल के क्वेश्चन के रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है कि 2022 के एक बोर्ड एग्जाम्स में द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और समझाने भी वाला, मतलब एक्सप्लेन करते हुए समझाने वाला हूँ। दोनों तो एक ही बात हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो इससे पहले के जो 12 क्वेश्चन है उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक एक करके वीडियो बनाया था, तो सबका अलग अलग था, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इन चारों में आप देखते हो, जब ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हो, इन चारों ऑप्शन में द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में जो चीज़ जानते हैं वो ये है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है उसकी घात 2 होती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ बोले द्विघात समीकरण के बारे में कि कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपल सा रूल होता है, जिसको आप ये समझ सकते हो। द्विघात समीकरण को व्यक्त करने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि कोई समीकरण अगर ax² + bx + c के रूप में है तो इसका मतलब कि वो द्विघात समीकरण है। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है कि बराबर में 0 हो गया तो, और नहीं भी हुआ तो भी सिर्फ ax² और bx + c के रूप में है अगर कोई समीकरण, तो वो एक द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो अब द्विघात समीकरण है, अब हमें वापस से क्वेश्चन पे आएंगे कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। जैसे कि पहला वाला था ये वाला हमारा, इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा है। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं हम लोग। जैसे पहला ऑप्शन हमारे सामने है ये x² - 4√x + 4 = 0, x² - 4√x + 4 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसको पता करने का तरीका है कि इसको पहले तो देख लेते हैं कि ये ax² कंपेयर करते हैं ना हम लोग, ax² + bx + c = 0 के रूप में है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि a के वैल्यू, तो अगर कंपेयर करते हैं दोनों को, जब हम इन दोनों समीकरण को कंपेयर करते हैं, इसको और इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि a की जो वैल्यू है वो तो 1 हो गई, b की वैल्यू हो जाती है, b की वैल्यू नहीं होती है, कुछ भी नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको x दिख रहा है ना, जैसे ये वाला x है, यहाँ पे x है नहीं, तो x का कोई गुणांक नहीं है, तो b का कोई मान होगा नहीं, और इसमें b का मान नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। तो हम लोग नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमें मालूम है कि द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र होता है, वो ये होता है कि ये ax² + bx + c = 0 के तुलनीय होगा, ठीक है। अगर इस तरह से होता है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब ये वाला जो है, ये वाला समीकरण जो हमारे सामने है वो भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में है तो इसको जब रैखिक युग्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये समझ लो इसमें गुना होगा, ठीक है ना। इसका जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² है, x² है तो x² हो जाएगा 4, और ये गुना होके हो जाएगा x⁴ - 1, मतलब x⁴ - 1/x² = 9x। अब इतना होने के बाद, जैसे कि ये वाला हमारा अब हो चुका है, तो इतना होने के बाद हम जानते हैं कि अब ये वाला जो x² है, ये जब बराबर के इस तरफ में जाता है तो इसका इसमें गुना होता है ना। तो जब इसका इसमें गुना होता है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x⁴ - 1 बराबर 9x का, इस 9x का x² में गुना होगा तो 9x⁴ हो जाएगा, ठीक है। और जब अब इसको हम देखते हैं ध्यान से, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इस तरह होने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसमें x का जो घात है वो 4 है, ठीक, और इसमें x⁴ 3 भी है। लेकिन द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो क्या था, वो तो था कि ax²
ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप में ये आया नहीं, इसके रूप में आया नहीं, इसका मतलब कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा था उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा ये जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको सामने में। अब इसमें देखते हैं कि इक्वल टू के इस साइड में ये द्विघात समीकरण है, ये वाला जो है द्विघात समीकरण है, और इस वाले को हमको तोड़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा क्या आता है, क्योंकि डायरेक्ट देख के भी बताया जा सकता है लेकिन तोड़ के देखेंगे तो कंफर्म पता चलेगा। तो चलो तोड़ के देखते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे हम तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस साइड में तो 2x² है ही, माइनस में 2x प्लस 1 है, बराबर के इस तरफ में क्या आता है, बराबर के इस तरफ में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a² माइनस b² मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जब रूल लगाते हैं तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर होगा, और माइनस में 2ab लिखेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस 2, फिर ये वाला जो है प्लस 2 हमारा वो भी ऐड कर देंगे तो प्लस 2। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से हो चुका है हमारे पास। इस तरह से जब हमें मिल गया तो अब हम देखते हैं क्या देखते हैं हम ये कि इस साइड में जितना था उतना ही है, लेकिन इस साइड में 4 है और ये 2 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। अब ये वाला जो x² है जब इक्वल टू के बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 4x जो माइनस में है वो जब इसके इस साइड में आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 2 मिलके जो 6 हो रहा है वो बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम, अगली लाइन में करके रखा है ये वाला, ठीक है। अब इस वाले को देख लो, सारा हमने बराबर के इस साइड को इस साइड में ले आया और इस साइड में लाने के बाद सब कुछ लाइन से लिख दिया। लाइन से लिखने के बाद अब देखो 2x² में से जब x² घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x है, और उधर जो माइनस में 4x था इस साइड में आके प्लस में 4x हो गया, तो अब माइनस 2x प्लस 4x हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। प्लस लिख, अब प्लस 1 माइनस 6, 1 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -5, तो -5 लिखा बराबर 0। और ये जो समीकरण है इसको जब हम तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो हमको मालूम है x² का गुणांक यानी कि x² का जो गुणांक है वो एक मतलब x² इसमें आ गया है, x भी आ गया है, और तीसरा जो हमारे पास पद होता है c के रूप में वो भी आ चुका है। तो इसका मतलब कि ये एक द्विघात समीकरण है, और इस तरह से हमें पता चल चुका है कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन था वो सही ऑप्शन था द्विघात समीकरण वाले में। तो देख लेते हैं, इस तरह से हम वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पिछले साल किसी बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया था उससे मैंने लिया था, और उस बच्चे ने इस पर टिक मारा है, देख रहे हो आप लोग कि ए पे उसने टिक मारा है, जबकि ए जो है उसका गलत हो गया है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें द्विघात समीकरण है। तो इतना देर लगा के हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने का फ़ायदा होता है कि आगे के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी द्विघात समीकरण का ही क्वेश्चन है। ये रहा हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। पिछली बार जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, और इस बार जो क्वेश्चन है वो है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब ऐसे तो देखो तो आसानी से बताया जा सकता है, मतलब अब एग्ज़ाम है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है और आप इसको देख के बता सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। तो हम फिर से ट्राई करेंगे कि कौन सा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में जो आएगा वो द्विघात समीकरण होगा, और जो नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम पहले वाले क्वेश्चन से ट्राई कर लेते हैं, पहले ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा ये हमारे सामने है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे देख रहे हो ना, चलो जैसे ये x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 तो पहले वैसे ही रह जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर में x² प्लस 1 प्लस 2x ब्रैकेट बंद, और बराबर की इस तरफ में ये वाला पूरा का पूरा होगा ही, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, अब सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो 3 है हमारे पास, ये वाला जो 3 है
इसका इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट मिलेगा ये वाला। और ये रहा हमारा इक्वेशन। अब हमारे सामने हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो 3x² + 3 + 6x बराबर दिया है x² - 2x + 4 के। x² बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -2x बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 जो प्लस में है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलो सबको इस साइड में करके लिख दें, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। तो 3x² लिख लेते हैं पहले, तो 3x²। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो x² माइनस में ही हो जाएगा, ऑब्वियस वाली बात है। प्लस में 3 लिखा हुआ है हमारे पास तो 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में 6x लिखा हुआ है और ये 2x इधर में आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, और बराबर में बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, अब बराबर में 0 बचेगा जब इसको हम हल करेंगे आगे। ठीक है, तो हल करने के बाद ये हमारे पास जो आ जाएगा वो रहेगा हमारा 2x² + 8x - 1 = 0। और इसको हम ध्यान से देखते हैं तो ये ax² ये जो होता है ये ax² + bx + c = 0 के रूप में है। अब ये ax² + bx + c = 0 के रूप में है, इसका मतलब कि ये एक द्विघात समीकरण है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये तो उसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। दूसरे वाले ऑप्शन को जब हम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये वाला ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। सीधे सीधे आप देख सकते हो x² माइनस में है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब ये 4x जो है प्लस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2x² - 4x और +5 तो लिखा हुआ है, इस साइड में बचेगा 0। चलो इसको करके देख लेते हैं, या तो हम इसको इस साइड में ले आएंगे या फिर इसको उस साइड में ले जाएंगे, बात तो एक ही होगा। तो चलो करते हैं, जैसे कि अब इस साइड में बचेगा 0 क्योंकि इन दोनों को तो हम लोग बराबर के इस साइड में लेके जा रहे हैं, तो बराबर बीच में आएगा ही आएगा। अब x² उधर गया था, ये वाला x² इस साइड में आएगा तो x² प्लस माइनस में है इस साइड में तो उस साइड में प्लस में हो जाएगा। जब इस साइड में प्लस में हो जाएगा तो x² में x² जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x²। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं 4x। ये जो 4x है इस साइड में तो प्लस में था, लेकिन बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में लिखेंगे माइनस में 4x। उसके बाद इस साइड में कुछ बचा नहीं इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है, और इस साइड में 5 था हमारा, वो 5 हम जोड़ के लिख देंगे 5। अब इसको देखते हैं जब हम ध्यान से, तो ये होता है 2x² - 4x + 5। इसमें भी x² का गुणांक है, x² का भी गुणांक है, x का भी गुणांक है। इसका मतलब कि ये जो समीकरण है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में है। इसका मतलब कि ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा ये तो वही है जो अभी हमने सॉल्व किया था। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे सामने ये इतना बड़ा सा ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं चीज़ों को, ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में। चलो पहले तो इसको ब्रेक करते हैं, a + b के होल स्क्वायर को फॉर्मूले पे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये a का स्क्वायर, ये हो गया हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। अब इसको जब हम देखते हैं ध्यान से, ठीक है, x बराबर में 0 भी तो है, ये रहा बराबर में 0, बराबर में 4 भी है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि x² में हमारा क्या है, 3x² में x² जुड़ेगा तो हो जाएगा 4x²। लिख लेते हैं अभी 4x² प्लस, इसको पहले लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इसी को पहले लिख देते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास 5 है और ये 4 जो है अगर बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास 1, तो 1 लिख लेते हैं प्लस में 2√15
और ये x बराबर 0। तो अब इस समीकरण को देखो, क्या ये समीकरण हमारा ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब इसी को प्लस वहाँ पे एक पहले लिखा हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये एक पहले था उसको बाद में कर दिया ताकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिखे। तो अब ये x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है और x का भी गुणांक है, अचर पद भी है ही हमारे पास। तो इस तरह से ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तुल्य है। तो इसका मतलब इसके रूप में है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। 3 ऑप्शन हमारे पास था, 4 ऑप्शन था, 4 में से 3 ऑप्शन हमने चेक कर लिया और तीनों के तीनों ऑप्शन द्विघात समीकरण है। तो अब यहाँ से तो ऑब्वियस हो गया कि चौथा ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर है। चलो चौथे ऑप्शन पे टिक मारते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। हमने देख लिया कि ये एक द्विघात समीकरण था, ये भी द्विघात समीकरण था और ये भी द्विघात समीकरण था। तो ऑब्वियस सी बात होती है कि ये जो डी नंबर का है यही इसका सही आंसर होगा। इस बच्चे ने ये वाला भी गलत लगा के आया, चलो कोई नहीं, बच्चे गलती तो करते ही हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये द्विघात समीकरण, अब डायरेक्ट पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग यहाँ खुद ही यहीं से बिना सॉल्व किए ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते हो। कैसे टिक कर सकते हो समझो कि यहाँ पे x का जो पावर है 3 है, x का पावर कितना है 3, ठीक। अगले लाइन में देखते हैं कि x स्क्वायर है और 3x है और इन दोनों को प्लस में होल पावर में 2 है। तो जब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो जो पावर 2 है वो तो पावर 4 हो जाएगा और जहाँ पे पावर नहीं है जैसे कि x पावर 1 है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। तो अब जब ये ब्रेक होके आएगा हमारे पास तो x का पावर 4 भी होगा, इस समीकरण में x का पावर 4 भी होगा, x का पावर 3 भी होगा और इसके बराबर में x का पावर 3 भी होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 4, x का पावर 3 और x का पावर 2। तो जहाँ पे सब कुछ आएगा वो तो द्विघात समीकरण नहीं ही हो पाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं बन पाएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, x पे पावर अगर 4 है तो वो भी द्विघात समीकरण के रूप में हो सकता है, लेकिन x पे पावर 3 अगर बीच में आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आ पाएगा, दिक्कत होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं एक बार। जो हमारे पास लिखा हुआ है ये किस तरह से ये जो है हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो रहा, इसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप देखो, चलो करके बताता हूँ थोड़ा सा। 16x³ तो यहाँ पे है ही, 16x³ बराबर में x स्क्वायर का स्क्वायर जब होगा, मतलब a का स्क्वायर जब करेंगे तो x a के रूप में तो x स्क्वायर है तो x पे पावर हो जाएगा हमारा 4, प्लस में लिखेंगे 9x स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे 6x पे पावर क्यूब और प्लस में होगा 7। अब यहाँ पे देखो ये 16x³ जो है ये जब बराबर के इस साइड में आ भी जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से माइनस होगा, लेकिन समीकरण में तुम्हारा x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है और x पे पावर 4 है, तो ये समीकरण कभी भी तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं हो पाएगा। ये समीकरण चाह के भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखो 2 क्वेश्चन में हमें अच्छा खासा टाइम लग चुका है, जल्दी से आते हैं हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान है तो p का मान क्या होगा। देखो इसके लिए नियम याद कर सकते हो, अगर याद करना चाहते हो, नहीं नियम याद करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर नियम याद होगा तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो नियम क्या है, नियम बता देता हूँ मैं इसका, कि अगर किसी द्विघात समीकरण में डी क्या होता है जानते हो ना, किसी भी द्विघात समीकरण में डी विविधकर को बोलते हैं, डी हिंदी मीडियम के बच्चे भी उसे डी ही बोलते हैं, तो डी है ये, हिंदी में से विविधकर करके कुछ बोला जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है वो समझ लो, डी बराबर माना जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा आई और वो एक पूर्ण वर्ग हुआ, पूर्ण वर्ग होने का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर हुआ। जैसे कि कुछ संख्याएं होती हैं हमारे पास, जैसे 4, 9 और आगे बढ़ते हैं तो 16, 25,
उसके आगे 36, 49, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और ये एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है, डी से ज़्यादा वैल्यू है और डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और ये एक पूर्ण वर्ग है, तो इसके जो मूल होंगे ना, वो मूल होंगे, वो असमान मूल होंगे। मतलब मूल की वैल्यू जो होगी वो समान नहीं होगी और ये एक परिमेय होगा। परिमेय होने का मतलब, असमान होने का मतलब है कि अगर इसके दो मूल हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ये बात तो मालूम है, वो दो मूल, या अब समीकरण का मूल क्या होता है ये भी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो मैंने लिखा x+4, मैंने कहीं पे लिख दिया x+4 = 5, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि x में 4 जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि x में 4 ऐड किया तो 5 आ गया, तो x का कुछ वैल्यू होगा ना। अब x का वैल्यू क्या आएगा वो हम इजीली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का पावर 1 था तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकता है और कोई वैल्यू नहीं आ सकता, और वो जो x का वैल्यू आएगा, हमको मालूम है कि x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 1, ठीक। तो वो जो होता है वो इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, 1, ठीक। अब यही अगर तुम्हारे पास कुछ और रहता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि x² का वैल्यू दिया हुआ है 16, अब x² का वैल्यू कितना दे दिया, 16, तो x का मान बताओ। अब यहाँ पे आने के बाद हमें मालूम है कि x का पावर कितना दे दिया, 2, x का पावर 2 होने का मतलब हो गया कि अब इसका x का दो आंसर आ सकता है, दो आंसर। आप लोग बोलोगे कि यार 16 तो सिर्फ 4 का स्क्वायर होता है। एक और चीज़, 16 4 का भी स्क्वायर होता है, 16 -4 का भी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो दो मान आया है हमारे पास, वो क्या आया है, x का जो दो अलग अलग मान है, एक x का मान है 4 में और एक x का मान है -4 में, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान -4 भी हो सकता है और x का मान 4 भी हो सकता है। तो चूंकि समीकरण का घात 2 था तो इसका दो मूल आए, तो इस समीकरण के, अगर इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 16 = 0, इस तरह से हो सकता है, या फिर और भी कुछ तरह से बना के इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह से समीकरण के कितने हल हो गए, 2, तो ये समीकरण के कितने मूल हो गए, 2, ठीक है। तो समीकरण का जो हल होता है वही समीकरण का मूल होता है। तो अब यहाँ पे आते हैं वापस से कि अगर d का जो मान है वो 0 से ज़्यादा है और वो एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण का जो मूल होगा वो परिमेय होगा और असमान होगा, ठीक है। अगली बार ये आते हैं कि अगर d का मान 0 से ज़्यादा है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो समीकरण का जो मूल होगा वो असमान तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अपरिमेय रहेगा, यानी कि रूट में करके कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तुम्हें जब द्विघात समीकरण जब तुम पढ़ रहोगे तो तुमने देखा होगा कि कई बार मूल रूट में आता है, तो वो क्यों आता है, क्योंकि डी का वैल्यू तुम्हारा 0 से ज़्यादा है और पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर बाई चांस डी की वैल्यू 0 ही आ गई, तो डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो समीकरण के जो मूल होंगे वो परिमेय होंगे लेकिन समान होंगे, यानी कि दोनों मूल, जैसे कि एग्जाम्पल आएगा तो बता दूंगा सामने, कि यहाँ पे देख लो कि परिमेय होगा लेकिन समान होगा, दोनों वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की इक्वल रहेगी, दोनों मूलों की वैल्यू। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने x² = 16 जो किया था, तो उसमें दोनों का वैल्यू लगभग हालांकि उसमें समान नहीं होते लेकिन फिर भी अंक समान आया था ना, उसी तरह से समान आएगा, एकदम समान, ठीक है। तो d बराबर अगर 0 होगा तो, और d छोटा होगा 0 से, अगर d बाई चांस 0 से छोटा हो गया तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं आएगा इस समीकरण का। तो चलो आ जाओ हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा x², हमारा क्वेश्चन ये वाला नहीं था, पिछला क्वेश्चन था, पीछे आते हैं वापस से। 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। अब बोला गया मूल समान है, हमने अभी यहाँ पे देखा कि मूल अगर समान है, मूल क्या है, समान है, तो मूल समान होने की कंडीशन में d की वैल्यू होती है 0। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे d की वैल्यू 0 रख लेते हैं, लेकिन d की वैल्यू 0 रखेंगे उससे पहले हमें a, b और c की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि d का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर b² - 4ac। अब d बराबर हमने 0 तो रख लिया, ठीक है,
तो बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम जब इसको, इस वाले समीकरण को, इस वाले इक्वेशन को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हुए हम क्या पाते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा, चलो सीधे सीधे कंपेयर करके बता देते हैं ना। यहाँ पे देखो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी b की वैल्यू होगी माइनस पी, सी की वैल्यू p और a की वैल्यू 2। इतना मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो अगर ये देख रहे हो तो शायद तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी, जो कि अभी अगले ही महीने होने वाली है, तो इतना आता होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। डी की वैल्यू हमें मालूम है, डी की वैल्यू है 0। अब b² माइनस 4ac डी की, मतलब डी का सूत्र होता है ना, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इतना जब हो चुका है तो हम b² की जगह पे रख सकते हैं p का स्क्वायर, और b² बराबर 4ac हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो चलो p² बराबर हमारा हो जाएगा 4, a कितना है, a का वैल्यू है 2 तो 2 लिखा, और c की वैल्यू है p तो p लिख लिया, ठीक है। अब इतना देखो कि बराबर में दोनों तरफ p है, तो p का स्क्वायर में से ये p तो कट जाएगा, ठीक। अब p के स्क्वायर से एक p कट गया, तो अब बचा क्या, p बराबर हमारे पास बचा 4 दूनी 8। तो इस तरह से इसका हल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी केवल 8, ऑप्शन डी केवल 8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो खैर अभी तो जल्दी जल्दी हम लोग कर ही रहे हैं सब कुछ, और याद रखने वाला थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है, तो उस वजह से इसको इसी तरीके से अभी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है ये, कि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। हमें मालूम है कि जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो जब मूल वास्तविक नहीं होते तो उस कंडीशन में d का जो वैल्यू रहता है वो आता है 0 से कम। तो चलो d का वैल्यू लिख लेते हैं हम 0 से कम। d जो रहेगा वो हमारा रहेगा 0 से कम। तो d का वैल्यू अब d का वैल्यू 0 से कम लिख लिया हमने। d की जगह पे लिख क्या सकते हैं, b² माइनस 4ac। तो चलो b² माइनस 4ac लिखते हैं। b² माइनस 4ac छोटा होगा किससे, 0 से छोटा होगा। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो b का वैल्यू आप लोग देख पा रहे होगे, b का वैल्यू है k, माइनस में k, लेकिन माइनस में k का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा k², ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग k²। अब चूंकि ये जो 4ac लिखा हुआ है हमारे पास में, इस 4ac को हम, मतलब ये जो छोटा वाला साइन है इसके इस साइड में करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस में है तो उस साइड में जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास k² छोटा होगा 4, और ac की जगह पे हम क्या लिखते हैं, a का जो वैल्यू है वो तो 1 है, क्योंकि x² का मल्टीप्लाई 1 से ही हो रहा है, और c का जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेट, फिर गड़बड़ हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। तो k² हमारा छोटा होगा, k² हमारा छोटा होगा किससे, 4, ac तक क्या था, a की जगह पे तो 1 लिखा है, c की जगह पे c लिखेंगे तो हो जाएगा 4 से। तो k² छोटा है हमारा 16 से। k² किससे छोटा है, छोटा है ना, बराबर लिख दे यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं। k² हमारा छोटा है 16 से। अच्छा एक बात बताओ, k² अगर 16 से छोटा है तो k भी छोटा होगा किससे, 16 के वर्गमूल से। लेकिन 16 का तो 2 वर्गमूल होता है, 16 का कितना वर्गमूल होता है, 2। कहने का मतलब है कि 16 का वर्गमूल आएगा, एक माइनस में 4 एक प्लस में 4। तो 16 का वैल्यू जब -4 और +4 दोनों होगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझो, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे k² जो है वो 16 से छोटा है, ये बात तो नोट हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर 2 हमारा
अगर 2 हमारा छोटा होगा 9 से, 2 हमारा किससे, 2 का स्क्वायर, हमारे 2 का स्क्वायर 9 से छोटा है। इस कंडीशन में 2 छोटा होगा 9 के वर्गमूल से, ठीक होना चाहिए लॉजिकली। लेकिन ये 9 का तो 2 वर्गमूल होता है, एक होता है +3 और एक होता है -3, और 2 कभी भी -3 से छोटा तो नहीं हो सकता, 2 -3 से छोटा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 2 जो होगा वो 2 -3 से तो बड़ा होगा, ठीक, लेकिन +3 से छोटा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम के वाला देख लेते हैं कि के वाला हमारा आया था क्या, के वाला हमारा आया था के स्क्वायर छोटा है 16 से, यानी कि के जो होगा छोटा होना चाहिए था हमारा √16 से, लेकिन √16 का वैल्यू -4 होता है, तो के -4 से तो बड़ा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन छोटा किससे होगा, तो 4 से छोटा होगा या +4 से छोटा होगा। तो इस तरह से इसका जो समीकरण का हल होगा वो ये वाला होना चाहिए। तो चलो ऑप्शन देखते हैं वापस से हम अपने, हमारा ऑप्शन था अच्छा, यहाँ पे सॉल्व भी किया था हमने। चलो इसे देखते हैं कि डी स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा 0 से, तो बी स्क्वायर -4ac 0 से छोटा होगा ही, और जब बी स्क्वायर -4ac 0 से छोटा होगा तो बी का वैल्यू -k रखा, माइनस में 4 × 1 × 4 रखा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4, तो इस वजह से इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। और इस तरह से आने के बाद बाकी का प्रक्रिया तो आप लोगों को मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या था। तो ऑप्शन में हमें देख चुके हैं कि के जो है -4 से छोटा तो नहीं हो सकता, हमने डिस्कस कर लिया इस बारे में। के 4 से बड़ा भी नहीं हो सकता, के 4 के बराबर भी नहीं हो सकता, ये वाला हमारा आ चुका था, तो यही इसका राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये बड़ा सा समीकरण, क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से कि x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3 कितने होंगे। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा अगर किसी समीकरण के मूल होते हैं, और उस समीकरण का एक सिंपल सा सूत्र होता है कि अगर समीकरण ax² + bx, अगर ये समीकरण जैसे कि यही वाला समीकरण हम देखते हैं कि ये वाला समीकरण ax² + bx + c के रूप में है, ठीक है, और इसके मूल अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अब होता है तो -b किसके कंपेयर में है, मतलब -b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस में 3√3, ठीक है, a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई क्या यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हुई वो हो गई हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b में माइनस से माइनस कट जाएगा तो होगा 3√3, 3√3 बटा में 1 होगा तो वो तो रहेगा नहीं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3√3। और हमारा क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है हमसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3 कितना होगा, तो अब √3 इसमें से माइनस कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3 कितना होगा, तो √3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, माइनस में √3 कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास 3√3 में से √3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2√3, और सी वाला जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस बच्चे ने जिसका मैंने क्वेश्चन पेपर लिया उसका ये उत्तर भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड आने वाला है, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो, बाय।